डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर 1 आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमें देखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, तो इसमें ध्यान देंगे कि अगर कोई दो पूर्णांक आपके दिए गए हैं, एक पूर्णांक हमारा ए दिया गया है, दूसरा पूर्णांक बी दिया गया है, और प्रत्येक पूर्णांक को अगर हम किसी पूर्णांक से भाग करते हैं तो भाग हो जाता है, बशर्ते ये कंडीशन होती है कि शेष बच जाएगा या फिर शेष नहीं बचेगा। तो मान लेते हैं कि दो हमारे धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, जहां पर हम ए संख्या को बी संख्या से भाग करते हैं, यानी हमारा पूर्णांक ए जो है इसको हम बी से भाग करते हैं, और जब ए को बी से भाग करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा शेषफल आर आता है। जो शेषफल आर आता है, इस आर के लिए कंडीशन होती है 0 लेस देन आर इक्वल टू आर के, यानी आर की वैल्यू जो होती है वो 0 हो सकती है। यदि बी से पूरा पूरा ए डिवाइड हो जाता है तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे ए का मान और बी का मान बराबर होगा उस कंडीशन में, और या फिर आर का मान लेस देन बी से होगा, अर्थात जो बी हमारा है इससे भाग करेंगे तो ये भाजक है, तो भाजक से आर का मान कम आएगा। मैंने मान लिया कि ए का मान हमारा दिया है 8 और बी का मान दिया है 8। इस कंडीशन में आर का मान कितना निकलेगा, तो हमें देखना है आर कितना आएगा। तो यहां पर जब हम ए को बी से भाग करेंगे तो ए बटे बी का मान हमारा आएगा 8 बटे 8, 8 एक कम 8 बराबर 1 आ गया। जब ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो कैंसिल हो गया, 8 एक कम 8। अब यहां पर कोई शेषफल नहीं बचा, इसको भाग विधि से देख लेते हैं। ए को बी से भाग किया, 8 को 8 से भाग किया, तो 8 एक कम 8 हो गया। शेषफल नीचे आपका कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ नहीं बचा यहाँ पे तो शेषफल कितना आ गया हमारा 0 हो गया। तो यही हमारा है आर, आर का मान 0 हो गया। और जो ये हमारा भागफल आया है ये है भागफल, तो इसको हम मान लेते हैं क्यू। अगर भागफल हमारा क्यू है, कोई धन पूर्णांक ए है, इसको धन पूर्णांक बी से भाग दिया गया, शेषफल आर आता है, तो इस कंडीशन में हम ए को लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर हमारा जो है इसकी वैल्यू 0 से लेकर के और जो बी है उसके बराबर तक होती है, अर्थात 0 लेस देन आर इक्वल टू आर के एंड आर लेस देन बी। इस कंडीशन में जो हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इस प्रमेय को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अर्थात यहाँ पे सीधे शब्दों में हम देखते हैं कि a हमारा धन पूर्णांक है, जिसको हम भाग करते हैं तो a को कहते हैं भाज्य। बराबर में जो हमारा b दिया है, b से हमने भाग किया था तो ये हमारा 8 है, ये भाजक हो गया, b से भाग किया तो b का मान हो गया भाजक। और जो q आपका दिया है, ये q हमारा भागफल आया है, तो भागफल हो गया, गुणे में भागफल हो गया आपका, और प्लस में लिखा है r, जो हम बता चुके हैं पहले ही आपका ये शेषफल है, तो प्लस में लिखा है शेषफल। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस कंडीशन में 0 लेस देन आर इक्वल टू आर के एंड आर लेस देन बी के होता है, तो यहाँ पर हमारा जो a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यही हमारी रही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसके अनुप्रयोग क्या हैं, अब आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग। आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। नंबर 1, धन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में। धन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में, पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ
ज्ञात करने में, और दूसरा अनुप्रयोग होता है संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में। और तीसरा इसका यूज होता है परिमेय संख्याओं के प्रसार में, परिमेय संख्याओं के प्रसार में शांत या अशांत का निरूपण है। कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव में प्रसारित हो सकती है, कौन सी अशांत दशमलव में प्रसारित हो सकती है। तो मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का 3 जगह यूज होता है। नंबर 1 धन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में, और नंबर 2 संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में, और नंबर 3 परिमेय संख्याओं के प्रसार में या परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में शांत और अशांत के प्रकार में। कौन सा दशमलव निरूपण शांत होता है, कौन सा दशमलव निरूपण अशांत होता है, जिसमें हमें संभवतः आप लोगों ने धन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किया है तो अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। आज आपको बताते हैं संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में। कोई संख्या आपको दी गई है, वो संख्या अपरिमेय है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से दिया होगा, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √7 एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज ध्यान देना आपको यहाँ पे है, कभी भी आपको नहीं लिखा होगा सिद्ध कीजिए √4 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √4 जो होता है इसका वर्गमूल निकल जाएगा और √4 की वैल्यू हमारी हो जाएगी ±2। 4 का वर्गमूल निकालेंगे, अंडर का मतलब होता है वर्गमूल, √4 का मतलब हो गया 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब हम 4 को लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में। अगर अंश बटे हर के रूप में किसी भी संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं जिसमें हर हमारा शून्य नहीं होता है, तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। अर्थात जो हमारा 2 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2/1, और जब 2/1 हो गया तो यहाँ पे अंश बटे हर हो गया। अंश बटे हर का मतलब भिन्न हो गया, और जो भिन्न होती है वही आपकी परिमेय संख्या होती है। तो इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है, तो ये कभी भी नहीं आएगा आपकी सिद्ध कीजिए √4 एक अपरिमेय संख्या है। अगर जब भी आपका दिया होगा कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो उसमें आपका √2 लिखा हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है। ये संख्याएं आपकी अंडर में 13 हो सकता है। कभी भी आपका अंडर में 16 नहीं होगा। आपको यह सिद्ध करना नहीं होगा कि सिद्ध कीजिए √16 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह परिमेय नहीं है। √16 एक परिमेय संख्या है। √16 कैसी संख्या है? √16 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर का मतलब होता है वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल हो गया 4, तो ये बनेगी संख्या आपकी, इसका मतलब हो गया 4 लिखा है, और 4 आपकी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसलिए जब भी आपसे पूछेगा संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में, तो वहां पर आपको √2 दिया होगा, √3 दिया होगा, √5 है, √7 है, इस प्रकार की संख्याएं आपको दी होंगी। या फिर आपका ऐसे हो सकता है 2√3। अगर इस प्रकार से लिखा है, जब आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा दिया होता है तो यह संख्या भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो 2√3 आपकी अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने को कह सकता है कि सिद्ध कीजिए 2√3 आपका, या 3√5 दिया होगा, यानी एक संख्या परिमेय और दूसरी संख्या अपरिमेय, दोनों का अगर गुणा कह रहा है सिद्ध करो, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो सकती है। ये होती है तो ये सिद्ध करने को कह सकता है, लेकिन कभी भी आपका ये नहीं कहेगा कि √16 एक अपरिमेय संख्या है, ना तो कहेगा √4 एक अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं के वर्गमूल निकलते होंगे उन पर रूट अगर लगा है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आपसे कह सकता है सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है,
यहाँ पे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दिया, दोनों का योग होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कह सकता है कि 2 + √3 आपकी अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी संख्याएं आपकी अपरिमेय होती हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है और उस पर अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो संख्या आपकी अपरिमेय होती है। या फिर आपकी परिमेय संख्या और प्लस एक अपरिमेय दी गई है, उन दोनों का योग लिखा होगा तो भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। या फिर आपकी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दी गई है, उन दोनों का गुणा लिखा होगा तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सिद्ध करने को कह सकता है, ये कह सकता है और ये कह सकता है सिद्ध करने के लिए। लेकिन ये संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। √16 भी आपकी परिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त आपसे √3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, ये कह सकता है सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये है परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जैसे क्वेश्चन दिया हो, सिद्ध कीजिए √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे अब इसी क्रम में आगे बताएंगे। जिसके सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई आपकी एक संख्या लिखी है और उस पर रूट लगा है तो उसको हम कैसे सिद्ध करते हैं कि यह संख्या अपरिमेय है। तो ध्यान देंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमको मानना होगा, जो हमें सिद्ध करना होता है उसका अपोजिट मानना होगा। यानी हमें सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मान लेंगे हम। माना सपोज दैट √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, और जब √3 एक परिमेय संख्या है तो अभी आपको हमने बताया है कि परिमेय संख्या जो होती है उसमें अंश और हर होता है, तो इसको अंश और हर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसलिए √3 जो हमारा होगा ये बराबर हम लिख लेंगे अंश बटे हर के रूप में। तो मान लेते हैं कि √3 = हो गया a/b हमारा, जहां पर a और b जो होते हैं ये दोनों आपके सह अभाज्य धन पूर्णांक हैं, अर्थात a और b में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। a और b सह अभाज्य, a तथा b सह अभाज्य हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर लिखा है आपको 7/49, तो यहाँ पर जो 7 और 49 दिया है ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 7 से कम 7 और 7 तथा 49 कैंसिल हो रहा है, ये संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं है। 7/13 लिखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 और 13 में कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। जिस संख्या से 7 भी कट जाए 13 भी कट जाए, तो यहाँ पर 7 और 13 जो संख्याएं आपकी हैं वो दोनों कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल सेम यही कंडीशन यहाँ भी है कि a और b ऐसी संख्याएं हैं जो ना कटने वाली हैं। इसमें कोई भी कॉमन ऐसा नहीं है कि जिससे a और b दोनों कट सकते हैं। तो a और b हमारी a और b हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जो √3 बराबर हमने a/b मान लिया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। √3 बराबर a/b हो गया, √3 के नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो b का √3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, a का 1 से होगा, तो a का 1 से मल्टीप्लिकेशन, a कम a बराबर √3 का b से गुणा होगा, तो b √3 हो जाएगा या √3b हो जाएगा। अब ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या इसको ना माने तो आगे मानेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे अब क्या करना होगा, हमें जो √3 लिखा हुआ है इसका रूट हटाना है। तो रूट कैसे हटेगा, रूट हटाने का नियम होता है वर्ग करना। वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, यानी दोनों पक्षों में वर्ग, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा बराबर में √3b इसका वर्ग हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया,
ए स्क्वायर बराबर √3 का वर्ग होगा, तो √3 का वर्ग रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर आपका हो गया 3 बी स्क्वायर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर देखेंगे हम ए स्क्वायर बराबर है 3 बी स्क्वायर, यानी लिखा है ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर है यानी ए स्क्वायर के फैक्टर है 3 और बी स्क्वायर। अतः स्पष्ट हो रहा है कि जो 3 हमारा है ये ए स्क्वायर का गुणनखंड है। जैसे लिखा हो आपका 4 या मान लीजिए 14 लिखा है, तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 × 1, 2 7 14, 1 कम 14 आपका, यानी 14 बराबर 14 ही लिखा जाएगा। इसका मतलब कि ए स्क्वायर बराबर इतना अगर लिखा है तो ए स्क्वायर के बराबर में जो लिखा है वो इसके गुणनखंड ही है। तो जो 3 हमारा है ये ए स्क्वायर का फैक्टर होगा, और बी स्क्वायर जो हमारा है यह भी ए स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो अब लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जो 3 हमारा है ये ए स्क्वायर का गुणनखंड है। समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है 3 ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। और जब 3 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो डेढ़ से और आपका कि 3 ए का भी फैक्टर होगा, इसलिए 3 ए का भी एक गुणनखंड होगा, ए का भी एक गुणनखंड होगा। हमने यहां पे सिद्ध कर लिया समीकरण 1 के माध्यम से कि जो 3 हमारा है वो ए का फैक्टर है। अब आपने सिद्ध कर लिया है कि 3 ए का एक गुणनखंड है। तो अब पुनः जो हमारा ए दिया गया है इसको हम क्या मानेंगे, पुनः माना ए बराबर जो हमारा ए दिया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमने यहां पे सिद्ध किया है कि 3 ए का गुणनखंड है, अर्थात जब ए को हम फैक्टर करके लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3 गुणे कुछ होगा, तो मान लिया हमने कि यहाँ पे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्थात एक जो हमारा दिया गया है उसमें एक फैक्टर हमारा 3 अवश्य आएगा। तो ए के गुणनखंड जब हम करेंगे तो उसमें 3 आएगा और 3 के अतिरिक्त कुछ और फैक्टर आएंगे, तो हम सभी फैक्टरों को मान लेते हैं कि सी हमारे हैं और एक 3 तो 1.5 और आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मान लिया कि ए बराबर 3c होगा। अब ए का मान पीछे से लाकर डाल देते हैं, ए बराबर कितना था √3 भी आपको दिया है पहले ही, वही वैल्यू यहां पे डाल देंगे, ए के स्थान पे हो जाएगा √3 बी बराबर हो जाएगा 3c आपका। अब वही कंडीशन जैसे यहां पे हमने रूट को हटाने के लिए वर्ग किया था दोनों पक्षों में, यहां भी हमारा रूट आ चुका है, तो रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहां पे हो जाएगा √3 बी का स्क्वायर बराबर में 3c का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का वर्ग हमारा रूट हट जाएगा, 3 और b का स्क्वायर हो गया, 3b स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 का वर्ग होगा, 3 त्रिक का 9, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, 3 आपका गुणे में दिया है और 9 के भाग में जाएगा, तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9 कैंसिल हो गया, अर्थात b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3c स्क्वायर। ए इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई। जैसे आपने पहले सिद्ध किया था कि ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो 3 आपका ए का फैक्टर था, बिल्कुल वही कंडीशन यहां बन रही, बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो 3 जो होगा वो बी स्क्वायर का फैक्टर होगा, तो 3 बी का भी फैक्टर होगा, अर्थात समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है 3 बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। इसलिए 3 बी का भी गुणनखंड होगा, बी का भी एक गुणनखंड होगा।
अब यहां पर हमने सिद्ध कर लिया कि जो 3 हमारा है ए का भी गुणनखंड है और 3 हमारा बी का भी गुणनखंड है। जब 3 ए और बी दोनों का गुणनखंड हो गया, जबकि ऊपर हमने माना क्या था, ए और बी सहअभाज्य हैं, अर्थात ए और बी का कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं मिलता है। और यहां पर हमने एक में सिद्ध किया है कि 3 ए का फैक्टर है और बी का फैक्टर है, अर्थात ए और बी के फैक्टर कॉमन मिल रहा है 3 हमारा, जो कैसे प्राप्त हो गया हमको, अर्थात जो हमने मान लिया है, ये हमने जो माना है ये नहीं होना चाहिए। हमने माना है √3 एक परिमेय संख्या है, तो ऐसा मानने पर हमें प्राप्त हुआ है कि ए और बी दोनों का फैक्टर 3 है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जबकि मेरी परिकल्पना के अनुसार ये नहीं होना चाहिए, अर्थात ये हमारी विरोधाभास यानी ये हमारी विपरीत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। जो हमारी विपरीत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है, विपरीत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि √3 हमने माना था एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही आपको प्रूव करना था, बस ये प्रूव्ड हो गया।